नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि सब अच्छे होंगे। तो सेमेस्टर 4 के अंदर जो बीए है, सेमेस्टर 4 में ही पॉलिटिकल का एग्ज़ाम है। उसके लिए आपको कुछ मैं बता रहा हूँ जो आपको सहायता करेगा। तो इस एग्ज़ाम के लिए आप ये क्वेश्चन अवश्य देख लीजिएगा अंतिम समय में। वीडियो पर पहली बार देख रहे हैं तो आप लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो बताते हैं दोस्तों आपको कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर संक्षिप्त टिप्पणी करनी है। भारतीय संविधान है, इसकी प्रस्तावना लिखनी है। किस प्रकार भारतीय संविधान है, वो संविधान की कुंजी है, उस देश का इसके संविधान की कुंजी है। ये दर्पण के रूप में कार्य करती है। ये दर्पण के रूप में कार्य करती है। भारतीय संविधान है, ये दर्पण के रूप में कार्य करती है। और पंडित ठाकुरदास भार्गव का कथन है, प्रस्तावना संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अंग है और संविधान की आत्मा 1976 में 42वें संविधान संशोधन की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए हैं बाद में, और अखंडता भी इनमें साथ में जोड़ा गया। और यह है भारत की प्रस्तावना कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए एवं उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म की उपासना, स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त करने के लिए सम्य व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने की बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर हम अपने संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को मिति मिंगसर शुक्ल सप्तमी संवत 2006 में विक्रमी के द्वारा संविधान को अधिनियमित करते हैं। तो ये है संविधान की प्रस्तावना। और इसमें प्रस्तावना का मतलब कि संविधान के उद्देश्य क्या है, उनका उल्लेख किया गया है, जो कि आपको यहाँ से पढ़ लेना है वीडियो को, क्योंकि ज़्यादा समय इसमें हम नहीं खराब किए, क्योंकि आपका ज़्यादा पढ़ा हुआ ज़्यादा याद रहेगा, सुनने से ज़्यादा पढ़ा हुआ आपका ज़्यादा याद रहेगा। संविधान के उद्देश्य क्या है, उनका उल्लेख किस प्रकार होता है, ये आपको पढ़ लेना है। बाद में आपको पढ़ लेना है संविधान के आदर्श है, उनका विचारधारा कैसी है, उनका कैसा उल्लेख किया गया है, उसके बारे में पढ़ लेना है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन रहेगा कि वर्तमान समय में प्रस्तावना की प्रासंगिकता क्या है, यानी वर्तमान समय में प्रस्तावना की प्रासंगिकता यानी ज़्यादा ये है, इसका महत्वपूर्ण क्यों है। तो इस प्रकार ये इसके स्पष्ट रूप पर प्रकट किए गए हैं, जो निम्न प्रकार हैं। प्रस्तावना के विभिन्न महत्व है, ये आपको इसमें सारे है, इसमें पढ़ लेने हैं एक एक बिंदु को। दूसरा, इसमें राजनीतिक व्यवस्था संविधान की व्याख्या की दृष्टि से प्रस्तावना का क्या महत्व है, तो ये सारे आपको पढ़ लेने हैं। जो आप पढ़ेंगे इसमें ज़्यादा आपको बेनिफिट रहेगा। पंडित शैलेंद्र शर्मा अम्बेडकर के शब्दों में भी कि संविधान प्रस्तावना की क्या स्पष्ट है, क्या इनकी इच्छा है, ये सब आपको पढ़ लेना है। ज़्यादा समय नहीं खराब करते हुए मैं इनको जल्दी से निकाले जा रहा हूँ, आपको वीडियो रोक करके पढ़ लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवैधानिक उपचारों के अधिकारों से आप क्या समझते हैं। संविधान के उपचार के अधिकार हैं, इनसे आप क्या समझते हैं, और ये आपको पढ़ लेना है। ये संविधान के अनुच्छेद 32 में है, और इसमें जो अधिकार दिए गए हैं उनमें बंदी प्रोटेक्शन है, परम आदेश का लेख है, इसमें प्रतिषेध का लेख है, ये आपको ध्यान से देख लेना है और पढ़ लेना है। अधिकार परीक्षा का लेख हो जाएगा, उत्प्रेषण पर लेख लिखना है, वो आपको पढ़ लेना है। मूल अधिकार के और राज्य के प्रति जो नीति निर्देशक तत्व है उनमें क्या भेद है, ये प्रश्न है दोस्तों। तो नीति निर्देशक तत्व और कानूनी जो संरक्षण प्राप्त नहीं है, मूल अधिकारों को प्राप्त नहीं है, या जो मूल अधिकारों को प्राप्त हैं वो इसमें आपको पढ़ना है। मौलिक अधिकार निषेधात्मक और निर्देशक तथा सकारात्मक आदेश है, इसके अंदर जो दिया गया है वो आपको स्पष्ट कर लेना है। निर्देशक तत्व है, नीति निर्देशक तत्व में राज्य से संबंधित कोई मूल अधिकार नहीं है, यह आपको जान लेना है। फिर है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें जो मौलिक कर्तव्य है उनके बारे में आप क्या समझते हैं। मौलिक कर्तव्यों के बारे में समझ लेना है कि 10 मूल कर्तव्य हैं अपनी 1974 के संविधान संशोधन में 42वें में जोड़ा गया, और 51 के अंतर्गत ये दिए गए हैं। ये जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं ये आपको एक एक पढ़ लेने हैं, ठीक है, एक एक पढ़ लेने हैं। वीडियो को आप रोक करके देख लीजिएगा, और इसकी PDF भी आपको मिल जाएगी, टेलीग्राम पर भी मिल जाएगी और व्हाट्सएप के चैनल पे आपको मिल जाएगी। ECS के स्टडी के नाम से आपका स्टडी टेलीग्राम चैनल है, और व्हाट्सएप पे इसमें मिल जाएगी।
तो 42वें संविधान संशोधन में किस प्रकार है नीति निर्देशक तत्व है के बारे में बताया, और इसके बाद में मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में क्या अंतर है ये बारे आपको अच्छे तरह से जान लेना है। मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में क्या अंतर है। जो मंत्रिपरिषद है उसका आकार बड़ा होता है, मंत्रिमंडल का आकार सीमित होता है, छोटा होता है। मंत्रिपरिषद है वो संविधान में है, जबकि मंत्रिमंडल है वो संस्था के निर्माण में होती है। इस प्रकार है। और मंत्रिमंडल में जो 50-60 लगभग मंत्री होते हैं। इस प्रकार आपको ये सभी नज़रअंदाज मत करना है, इनको सभी इनको नज़र में देख लेनी है आपको। और आरक्षण की राजनीति पर निबंध, किस प्रकार आरक्षण है सत्ता के अंदर, इस प्रकार जातियों में आरक्षण है, कौन से पिछड़े वर्गों के लिए कौन से स्टेट में है, कितना % आरक्षण है, और कौन के लिए वोट बैंक क्या है, पिछड़े वर्गों के राजनीतिक दलों को कितना आरक्षण है, ये सब आपको इसमें जान लेना है। आरक्षण प्राप्ति की जातियां हैं, जो आरक्षण प्राप्त कर रहे हैं उन जातियों की राजनीतिक भूमिका क्या है, विधायिका की भूमिका क्या है, इसमें मंत्रिमंडल का प्रशासन का क्या रोल है, ये आपको देख लेना है। इसमें कौन से राज्य को कौन सी जनजातियों को आरक्षण और क्या उन्होंने सफलता हासिल करी है, किसके लिए पृथक जो जनजाति है उनको आरक्षण मिला है, ये सब आपको देख लेना है। और इसके बाद में जो पिछड़े वर्ग है उनके आरक्षण पर क्या व्यवस्था है वो आपको पढ़ लेना है। ठीक है। तो नेक्स्ट है दोस्तों जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना है जो संविधान, भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भूमिका है, क्या भूमिका है ये आपको देख लेना है। तो प्रस्तावना में संविधान की भूमिका आपको देख लेनी है कि हम भारत के लोग हैं, किस प्रकार ये प्रस्तावना आपको देख लेनी है। और संविधान के स्रोत देख लेने हैं आपको। भारतीय संविधान में जो निहित मूल्य एवं उद्देश्य हैं उनको आप देख लेना है, प्रस्तावना के किस प्रकार उद्देश्य हैं, और इसमें कौन कौन से जो मूल शब्द दे रखे हैं, जैसे हम भारत के लोग शब्द दे रखा है इसमें। और इसमें संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न किस प्रकार समाज है अपना, किस प्रकार हमने लोकतंत्र और धर्म के बारे में और समाजवाद के बारे में अपने विचारों को ग्रहण किया है। गणराज्य किस प्रकार है हमारा, सामाजिक राजनीतिक आर्थिक न्याय किस प्रकार दी जा रही है, ये सभी है राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय के बारे में आपको आसानी से जानकारी प्राप्त कर लेनी है। फिर मूल अधिकार के मूलभूत अधिकार भी हैं जो इसके अंतर्गत में, उसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त कर लेनी है। समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा इसके बारे में, राष्ट्र की एकता और अखंडता, बंधुत्व के बारे में, पंथ निरपेक्ष के बारे में कि अपना जो पंथ निरपेक्ष राज्य हैं यहाँ पर 42वें संविधान संशोधन में पंथ निरपेक्ष राज्य को शामिल किया गया है। ठीक है। भाग 3 के अंतर्गत संविधान के 25 अनुच्छेद, भाग 3 के अनुच्छेद 25 और से 39 में धार्मिक स्वतंत्रता के मूल अधिकार प्रदान किए गए। व्यक्ति की गरिमा का अधिकार हो जाएगा, व्यक्ति की गरिमा का अधिकार हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आपको ये अधिकार पढ़ लेने हैं। ठीक है। तो उच्च न्यायालय के संगठन और भूमिका की विवेचना कीजिए। जो उच्च न्यायालय है इसकी संगठन, उसकी भूमिका पर अपने को विचार करना है। तो उच्च न्यायालय के जो क्षेत्र अधिकार है उनका उल्लेख है, वो आपको यहाँ से देख लेना कि उच्च न्यायालय के संविधान भाग 6 में है, 254 से लेकर के 231 तक हो जाएगा। कौन सी प्रक्रिया है, कौन सी शक्ति है, कौन सी न्यायिक क्षेत्र है, किस प्रकार स्वतंत्र है, किस प्रकार उनका गठन किया गया है। जो उच्च न्यायालय है उनका संगठन किस प्रकार हुआ है, न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है, कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, राज्यपाल करता है, ये आपको इसमें आसानी से देख लेनी है। तो इसमें मैं ज़्यादा टाइम नहीं खराब करूँगा, आप इनको जल्दी से अंतिम समय में पढ़ लीजिएगा। किस प्रकार न्यायाधीश की योग्यता क्या होनी चाहिए कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, 10 साल का अनुभव होना चाहिए उसके पास। ठीक है। वह न्यायाधीश का कार्यकाल कितना है, वो 62 वर्ष तक रह सकता है, त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। ये सब आपको जान लेना है। कैसे उसको पद से हटाया जा सकता है, उसको पैसे कहाँ से मिलते हैं, वेतन कितना होता है, कौन सी निधि से मिलता है, आपातकाल में उसमें क्या कमी की जा सकती है, कौन सा वेतन उसको मिलता है,
भत्ता उसको कौन सा मिलता है, आवास के लिए, चिकित्सा, टेलीफोन, सारी सुविधाएं हैं जो इसमें न्यायाधीश को है। न्यायाधीश का स्थानांतरण कैसे होता है, उस न्यायाधीश जो न्यायालय है उसके न्यायाधीश की शक्ति कैसी है, वो किस प्रकार उसके आसपास संविधान की व्याख्या करता है, सलाहकार की भूमिका किस प्रकार निभाता है। तो प्रारंभिक जो क्षेत्र हैं, न्यायिक क्षेत्र हैं, उनमें जो प्रारंभिक क्षेत्र है वो है न्याय, उच्च न्यायालय में, वो आपको इसमें जान लेनी है। तो ये आपको वीडियो है रोक रोक करके इसमें देख लेनी है, और ये अंतिम समय में आपकी रणनीति में सहायक होंगे और आपको अच्छे से पेपर पास करवा देंगे। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? दोस्तों इसकी PDF चाहिए तो हमें बता देना है, आपको हम टेलीग्राम पे या व्हाट्सअप जो है इस पर हम प्रोवाइड करवा देंगे, और इसकी PDF आपको मिल जाएगी। चैनल पर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और शेयर भी कर देंगे, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।